So, third branch of government, जुडिशरी, लास्ट भी कह लें तो भी सही है। इसमें लेजिस्लेचर हमारा हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, और अब हम आज जुडिशरी करेंगे। Importance of judiciary. There is a misconception that judiciary is somehow less important or lesser than the other two. So ये एक misconception है, ये एक stereotype है। ऑथर्स के मुताबिक और रियलिटी में भी जुडिशरी की भी इम्पॉर्टेंट उतनी ही अहमियत है, सिग्निफिकेंस है जितनी के लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की है। क्यों? क्योंकि जुडिशरी का काम ही इंडिविजुअल लिबर्टी की प्रोटेक्शन है, थ्रू वो ऑपरेशन हो, थ्रू वो स्टेट की तरफ से इस तरह की ऑपरेशन और क्रुएलिटी की वजह से हो, या इंडिविजुअल क्रुएलिटी और उसकी वजह से हो, वो जुडिशरी आपको प्रोटेक्शन देती है, आपकी राइट्स की हिफाजत करती है। और जुडिशरी इंस्टीट्यूशन को ओवरस्टेप करने से और दूसरे इंस्टीट्यूशन की यूसर्व करने से पावर वो रोकती है, वो मेंटेन करती है। लॉ एंड ऑर्डर को चेक के तौर पे, एज अ गार्डियन के तौर पे वो देखती है कॉन्स्टिट्यूशन का कि कोई स्टेट का ऐसा इंस्टीट्यूशन तो नहीं है जो अपनी पावर्स मिसयूज कर रहा है। और दूसरा, वो ये भी चेक करती है कि लेजिस्लेचर जो है कहीं वो ऐसे लॉज तो नहीं बना रही या अमेंडमेंट्स तो नहीं कर रही जो कि इनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हैं, और जो ऑलरेडी हमारे पास एक एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे, उसमें कोई इस तरह की रद्दोबदल तो नहीं करी जिससे इंस्टीट्यूशंस की वर्किंग जो है वो इफेक्ट होगी। सो दे से दैट इट असर्टेन्स एंड प्रोटेक्ट्स द राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ सिटीजन्स, जो कि हमने अगेन मैंने इसका रेफरेंस के लिए आगे मोंटेस्क्यूज थ्योरी ऑफ सेपरेशन पावर जो है उसको वो मैंने दिया है कि स्टेट की जो सेपरेशन ऑफ पावर थी, जो 3 इंस्टीट्यूशंस थे, जो ब्रांचेस थी, उनका काम ही बेसिकली इंडिविजुअल राइट्स एंड लिबर्टीज को प्रोटेक्ट करना था। उसी के लिए उसी को कहना चाहिए वेरीफाई करी है उस फंक्शन को जुडिशरी, कि वो इंडिविजुअल की राइट्स एंड लिबर्टीज को प्रोटेक्ट करती है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो जुडिशरी है वो, यहाँ पे हम लोग सिर्फ जुडिशरी के तौर पे सुप्रीम कोर्ट का जिक्र नहीं कर रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एंड फेडरल कोर्ट है आई गेस, हाँ फेडरल कोर्ट है यूएसए में, और सुप्रीम कोर्ट ही है आई गेस इंडिया में, यस। और इसी तरह यूके में भी इसी तरह की आई गेस सुप्रीम कोर्ट है, उसका नाम है, वो आगे मैं डिटेल्स में सारा लिखा है। एनीवेज, सो वो जो लोएस्ट कोर्ट है वो हमारी होती है वो मजिस्ट्रेट और सेशन और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ये जो होती हैं, ये बेसिकली इनका काम क्या होता है कि ये पनिश करती हैं क्राइम्स को, जो क्रिमिनल्स ने कमिट किए होते हैं, और प्रोटेक्ट करती है, शील्ड प्रोवाइड करती है इनोसेंट्स को, के और उनकी एंड शील्ड्स इनोसेंस फ्रॉम इंजरी एंड यूसर्पेशन, के उनके साथ कुछ गलत ना हो रहा हो उनको फिजिकली और दूसरे मानों में कि उनको ना तो फिजिकल हार्म हो और ना ही उनकी राइट्स curtail हो, राइट। सो द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस स्लाइड इज कि efficiency of judicial system defines the excellence of government. In a sense, जो गवर्नमेंट, थोड़ा सा हम रेफरेंस अपने रिलीजन का भी ले लेते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये फरमाया था कि दुनिया कुफ्र के निज़ाम पे तो चल सकती है पर अदल के बगैर नहीं चल सकती। सो अगेन यहाँ पे भी वही पॉइंट है कि जुडिशियल सिस्टम जितना लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है, जितना उसको प्रोटेक्ट करता है, वो उतने ही उस गवर्नमेंट की एफिशिएंसी को, उसकी इफेक्टिवनेस को स्ट्रॉन्ग बनाता है और उसको ट्रांसपेरेंट बनाता है, और जो गवर्नमेंट की पॉपुलैरिटी होती है वो इंक्रीज होती है। सो यहाँ पे कुछ 1-2 कोट्स हैं, 1-2 यहाँ पे एक आगे भी है, जिससे हमें जुडिशियल सिस्टम की और जुडिशरी की काम करने की जो है वो ऑथर्स के मुताबिक, उनकी थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक किस तरह वो बेस्ट होता है, क्यों ये इतना इम्पॉर्टेंट। लास्की कहता है कि द जुडिशियल processes and procedures, in spite of their forbiddingly technical character, are more closely related to the liberty than the splendid sentences in which Rousseau depicts the condition of its attainment. ठीक है, लास्की ये कह रहा है कि जुडिशियल ये जो प्रोसेस और प्रोसीजर्स हैं, आप सबको पता है कि लोग के आम
लोगों का भी ये परसेप्शन होता है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, टेक्निकल है, हम लोगों की समझ में आने वाले नहीं हैं, ये आपको घुमा के रख देते हैं। सो वो कहता है कि इन स्पाइट ऑफ देयर फॉरबिडिंगली टेक्निकल कैरियर, कि फॉरबिड होता है मना करना किसी चीज़ से ना, कि वो इन इन सब कैरेक्टर्स के, इस कैरेक्टर के बावजूद ये जो कॉन्सेप्ट है जुडिशियल का, ये मोर क्लोजली रिलेटेड टू द स्प्लेंडिड सेंटेंसेस। क्या होता है कि बहुत अमेजिंग ऑसम किस्म के ना, ठीक है, उस रूसो ने जो लिबर्टी का कॉन्सेप्ट बहुत ही अमेजिंग और आला अल्फाज में बयान किया है, वो लास्की के मुताबिक जुडिशियल सिस्टम के ज़्यादा करीब है और उसके थ्रू ही वो हासिल होती है। आपको याद होगा जब हमने रूसो के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि उसने कॉमन गुड का एक जिक्र किया था कि जिसके उस मुताबिक उसने कहा था कि वो जो थी वो बुनियाद थी स्टेट बनाने की, ठीक है। Then Lord Bryce said, quote, "If the law be dishonestly administered, the salt has lost its flavor." जो लॉ है, अगर डिसऑनेस्टली एडमिनिस्टर्ड, आप कह लें कि जो भी लाहौर हाई कोर्ट का हम लोग पिछले दिनों मजाक उड़ा रहे थे, उनकी मीम्स आ रही थी फेसबुक पर, बहुत ज़्यादा लोग कर रहे थे कि आपने अपनी मर्जी का डिसीजन लेना है तो आप लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करें, क्योंकि वो लाहौर जो है वो हब रहा है पिछले मोर और लेस 30 ईयर्स से मुस्लिम लीग नून का। सो वहाँ की जो कोर्ट्स हैं वो डेफिनेटली अंडर प्रेशर आ जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स और ये सारी चीज़ें, जो ये पूरा सिस्टम जो घूम रहा था वो मुस्लिम लीग नून के हाथों से घूम रहा था। सो दे सेड दैट इफ द लॉ बी डिसऑनेस्टली एडमिनिस्टर्ड, द सॉल्ट हैज़ लॉस्ट इट्स फ्लेवर। अच्छा, सॉल्ट जो होता है उसको, उसका यहाँ पे मेंशन करें कि एक ये भी बात याद रखिए कि सॉल्ट बहुत एक पिंच एक चाहिए होता है किसी भी चीज़ में, किसी भी डिश में, बट वो ना हो तो फ्लेवर उसका आपको महसूस हो जाता है कि उस चीज़ की कमी है, आपको फ़ौरन से पता चल जाता है। Anyways, let's get back to the code. And then he said that if it be weakly or fitfully enforced, the guarantee of order fails. For it is more by the certainty than the severity of punishment that offenders are repressed. If the lamp of justice eyes out in darkness, how great is that darkness? Unquote. अजान हो रही है, मैं 2 मिनट का ब्रेक ले रही हूँ, फिर उसके बाद कंटिन्यू करती हूँ। जी, सॉरी। ओके, सो वेयर वर वी? ओके, ठीक है। हम लोग, वो ये कह रहा है कि अगर जो लॉ है वो ऑनेस्टली एडमिनिस्टर नहीं हो रहा है इक्वली, तो जो नमक है उसने अपना जो टेस्ट है, जो जायका है, वो छोड़ दिया है। अब चाहे वो कमज़ोर हो या वो बहुत ही कमज़ोर तरीके से, या बहुत ही इरेगुलर तरीके से, या एक्सट्रीम तरीके से वो इन्फोर्स हो जाए, द गारंटी ऑफ ऑर्डर फेल्स। अब वो जो गारंटी है वो ऑर्डर यानी कि सिस्टम की, वो नाकाम हो चुकी है। पर इट बी मोर बाय द सर्टेनिटी देन द सेवेरिटी ऑफ द पनिशमेंट दैट ऑफेंडर्स आर रिप्रेस्ड। जो ऑफेंडर्स हैं, सेवेरिटी यानी कि एक्सट्रीम मैनी में, जो पनिशमेंट ऑफ दैट ऑफेंडर्स आर रिप्रेस्ड, के जो वो करने वाले हैं, क्राइम करने वाले हैं, वो छूट जाएंगे, उनको रिप्रेस्ड
एक मिनट, इसका मुझे भी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गया है. The guarantee of the order, it will be weakly from both of the guarantee of the order will have it needs more by the certainty when it's very large. ओके, वो यही है कि जो ऑफेंडर्स हैं वो उनको उनको अपने वो मुकाम तक नहीं पहुंचेंगे जो वो डिजर्व करते हैं, और जो लैम्प ऑफ जस्टिस है उसने आइज आउट इन डार्कनेस. लैम्प का जो शमा है, वो जो चिराग है जस्टिस का, वो अंधेरे में चल रहा है. इस उस अंधेरे में जहाँ पे हाउ ग्रेट इज दैट डार्कनेस, उसमें जहाँ पे बहुत तारीक अंधेरा. अगेन फिर हम लास्ट की कोट यहाँ पे कोट कर रहे हैं ऑन जुडिशरी पे. कोट, द मेन हु आर टू मेक जस्टिस इन द कोर्ट्स, द वे इन विच they are to perform their functions, the method by which they are to be chosen, the terms upon which they shall hold their power, and other related problems lie at the heart of political philosophy. Period. When we know how the nation state dispenses justice, we know with some exactness the moral character to which it can pretend. लास्की ने अपनी इस एक कोर्ट में पूरे का पूरा जो जुडिशियल सिस्टम है ना, उसको उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस और उसके फंक्शंस वगैरह जो है वो डिस्कस कर दिए. वो कह रहे हैं कि जुडिशियल जो कोर्ट्स होती हैं, द मैन हु आर टू मेक जस्टिस इन द कोर्ट, जो जजेस होते हैं, जो जस्टिस देने वाले होते हैं, वो इस तरह द वे इन विच दे आर परफॉर्म देयर फंक्शन, वो इस तरह अपने काम करते हैं, अपना जो जस्टिस है वो प्रोवाइड करते हैं, जिसमें ये भी मेथड हो, हमें बताया गया हो, हमें पता चल रहा हो कि वो सिलेक्शन उनकी कैसे होती है, टर्म्स एंड कंडीशंस जिस पे वो हायर होते हैं, यहाँ पे जजेस की बात हो रही है, और उनके पास इन विच दे शैल होल्ड द पावर्स एंड अदर रिलेटेड प्रॉब्लम, उनके पास कितनी लेजिटिमेसी हो, कितनी अथॉरिटी हो, और उनके जो रिलेटेड प्रॉब्लम है. वो कहता है कि सारी चीज़ें जो है ये पॉलिटिकल फिलॉसफी के अंदर आती हैं, और ये सब चीज़ों डिक्लेयर करने के बाद उनकी ये जब हमें सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, तो फिर हम एक एग्जैक्ट उसके साथ कह सकते हैं, किसी फिगर के साथ, किसी स्टैट के साथ, कि ये जो स्टेट है, नेशन स्टेट है, जो इसका मॉरल कैरेक्टर है, वो यानी कि जुडिशरी की उसके ऊपर है, वो कितना प्रिटेंड कर सकती है कि हम लोग देख सकते हैं कि वो स्टेट जो है वो कितना जस्टिस जो है वो दे रही है, कितनी जुडिशियल इसको कहना चाहिए, मुझे इसका उर्दू में एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा, ट्रांसपेरेंसी है वहाँ पे, लोगों को इंसाफ मिल रहा है, वो कितना मॉरल कैरेक्टर क्लेम कर सकती है कि हाँ हम लोग इतनी ज़्यादा अपना जुडिशियल सिस्टम ट्रांसपेरेंट है, लोगों को इंसाफ मिल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है. ओके, फंक्शंस ऑफ जुडिशरी. ये फर्स्ट फंक्शन जो है ना, ये बुक में नहीं था, मैंने खुद से ऐड किया है. जुडिशरी का बेसिक फंक्शन ही यही होता है कि उसको, जब आप क्रिमिनोलॉजी भी पढ़ेंगे उसमें भी आप ये पढ़ेंगे कि जो जजेस होते हैं बेसिकली उन्होंने डिसाइड करना होता है कि कन्विक्ट और एक्विट, कि क्या वो उसके ऊपर चार्जेस इम्प्लाई हो रहे हैं या उसको इनोसेंट करार देके बरी करार दिया गया. सो सबसे पहले हम लोग ये करेंगे कि इट पनिशेस द रॉन्ग डूइंग. सेकेंडली, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स है. सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स सिविलियन भी होते हैं और ओके सो वो क्रिमिनल भी होते हैं, उनकी वही हम डिस्कस करते हैं. लीगल भी, बिजनेस में भी, कमर्शियल, और इस तरह वो डिफरेंट डिस्प्यूट्स होते हैं. वो बहुत बड़ा ये डोमेन है, इस होराइजन को हम लोग कवर नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको बताती हूँ होता क्या. द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द जुडिशरी इज टू अप्लाई एग्जिस्टिंग लॉज टू द केसेस और लीगल डिस्प्यूट्स brought before the courts of settlement, brought before the courts for settlement. These cases may be civil or criminal. When a case is brought before a court, its duty is to first find the facts, then to discover the law applicable to the case and pass judgment according to it. अगर आप में से किसी ने ड्रामा सीरीज सूट देखा है तो उसमें भी वो पूरी लॉ फर्म है, उसका भी वो सारा ऐसे ही है कि केस आया उनके पास, उन्होंने सारे उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स ढूंढने, फिर उन्होंने लॉज ढूंढने कि ऐसे अप्लाई होते हैं, फिर उन्होंने लॉज में वीकनेसेस ढूंढनी है जिससे वो फ़ायदा उठा सकते हैं, फिर वो जजेस के पास जाते हैं. ओके, so okay, they say that thus the judiciary applies the laws, ascertains and decides rights, punishes crimes, administers justice,
and protects the innocent from injury and usurpation. Nevertheless, to a judge, a law is as it is laid down by the legal sovereign, no matter if it is a good or bad, just or unjust, moral or not moral. सो लॉ जो है वो पेपर के ऊपर जब सॉवरन ने लिख दिया है रिटन उसके ऊपर, तो जो जुडिशरी का जो हेड होगा यानी कि जो जज होगा वो इसकी परवाह नहीं करेगा कि वो किसी को उस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन से किसी को फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, किसी के साथ अनजस्ट हो रहा है या नहीं। दे से दैट लॉ है, हमें ऐसे ही करना हो। ओके, सो द थर्ड फंक्शन ऑफ द जुडिशरी इज इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी इंट्रोडक्शन में बताया है कि जो जुडिशरी होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन की भी गार्डियन होती है, और जो लॉ है, जो क्लॉजेज हैं, जो ये सब आर्टिकल्स आपको पाकिस्तान पीनल कोड और ये सारे जो आपको लॉज मिलते हैं पाकिस्तान के अंदर, उनकी वो इम्प्लीमेंटेशन करती है, उनकी इंटरप्रिटेशन करती है कि इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में किस तरह, किस हद तक ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं sometimes the law is not clear, either because the lawmakers did not foresee the circumstances of the case or the wording of the statute is ambiguous. Ambiguous के मतलब वो clear नहीं है, उसमें कुछ flaws भी हो सकते हैं, उसमें कुछ ऐसे भी unsaid things हैं जिसकी वजह से वो double meaning create करी है, or because two or more laws applicable to the case is in conflict. अगर स्टैच्यू क्लियर नहीं है और एक ही केस के ऊपर दो लॉज हैं वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। इन डिसाइडिंग सच केसेस द जज हैज सम डिस्क्रिशन इन इंटरप्रेटिंग द लॉ। जज के पास हमेशा ही होती है, ये जो जज मेड लॉज होते हैं ये इसी तरह होते हैं कि ये जजेस अब इंडिपेंडेंटली किसी लॉ को इंटरप्रेट कर देते हैं, कहते हैं कि उसका ये मतलब नहीं ये है, और उसके बाद वो हिस्ट्री में लिखा जाता है, और फिर वो इसको एक और भी टर्म आती है इंटरनेशनल लॉ में हम लोग पढ़ते हैं कि वो फिर वो रेफरेंसेस के तौर पर भी कोट होते हैं कि फलां टाइम पीरियड में फलां जज ने ये रिमार्क्स दिए थे। आगे हम लोग जब जुडिशियल रिव्यू पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि ये इसको कस्टम कहते हैं। अगर किसी को कुछ याद हो तो क्या कहते हैं वो कोई बता दे मुझे कमेंट सेक्शन में। स्टैच्यूज भी नहीं है, इसको कुछ इंटरनेशनल लॉ में मैंने पढ़ा था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा कि जो होते हैं जो जजमेंट लॉज होते हैं, आगे वो अगर वर्ड आता है तो प्रेसिडेंट्स लिखा हुआ है, आगे मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, ये प्रेसिडेंट्स होते हैं और इनकी इंपॉर्टेंस होती है लॉ में हमेशा। ये जजेस की इंटरप्रिटेशन होती हैं जो बाद में बुक्स में भी ऑफिशियली भी लिखी जाती है और कैरी की जाती है, कोट की जाती है एग्जाम्पल्स के तौर पर। ओके, in deciding such cases the judge has some discretion in interpreting the laws and deciding the case in the light of principles of justice, equity and common sense. फिर वो कहते हैं these precedents become judge-made laws or case laws. They play important role in the legal system of such countries such as Britain, USA, Pakistan, India, and other countries in which they follow English common law. इंग्लिश कॉमन लॉ मोस्टली जो ब्रिटिश की एक्स कॉलोनीज रही हैं वहाँ पे ये होता है, एज इट इज़ हम लोगों ने इसको अडॉप्ट कर लिया, हम लोगों ने ज़्यादा चेंजेस भी नहीं किए, बट यूएसए का जो है वो लॉ वो डिफरेंट है। ओके, जो फोर्थ है फंक्शन है जुडिशरी का वो है प्रिवेंटिव जस्टिस। प्रिवेंटिव जस्टिस इन अ सेंस कि आपने क्राइम को जुडिशरी ने ऐसे एक्ट करना है कि वो क्राइम होने से पहले ही उसको रोक ले। In modern times, the judiciary performs not only the function of punishing crimes and settling disputes, but has also the duty of preventing the violation of rights or threatened infraction of the law. अगर कहीं पे पॉसिबल है कि ये इंडिविजुअल लिबर्टी को किसी तरह अफेक्ट करेगा, लेट्स जस्ट कोट कर लेते हैं, वैसे पूरी इस तरह तो नहीं आती, जो एग्जांपल हुई थी जो लास्ट ईयर केस लेके गए थे, हमारी जो सेलुलर कंपनीज हैं ये 25 जो रुपीज़ टैक्स काटते थे। सो हमारे चीफ जस्टिस साहब ने, क्योंकि वो इंडिविजुअल लिबर्टीज़ की कटेलमेंट हो रही थी कि आप लोग हमें बाकी भी टैक्स कॉल के अंदर भी काट लेते हैं और फिर इस तरह भी, सो उन्होंने इसको स्टॉप कर दिया। लेकिन वो फिर अभी उन्होंने इसको रिपील कर दिया अपने और पहले वाले डिसीजन को।
This is called preventive justice. It is performed by issuing writs and restraining orders और इंजंक्शन. रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर कोई किसी उसमें भी ले सकता है. रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर आप इस सेंस में ले लें कि जरदारी साहब को गवर्नमेंट में ऐलान किया कि हम लोग इंस्टीट्यूशन ने ऐलान किया कि हम लोग अरेस्ट कर रहे हैं, हमें उनके खिलाफ सबूत मिलेंगे. जरदारी साहब एक दिन पहले ही हाई कोर्ट से बेल ले लेते हैं कि हमें प्रोटेक्शन दी जाए, हम कहीं नहीं जा रहे, हम अपने अपने केसेस को डिफेंड करेंगे और हमें अरेस्ट होने से बचाया जाए. सो इस सेंस में भी आ सकते हैं. ओके. Failure it is performed okay. Failure to obey an injunction or a writ constitutes contempt of court and a writ constitutes contempt of court and is punishable by imprisonment or fine. जब आपको एक यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की थोड़ी सी एग्जांपल ले लेते हैं. जब उन्होंने कोर्ट ने कहा था कि आपने लेटर लिखना है और ही अपोलोजाइज कि मैं नहीं लिख सकता और इस तरह, क्योंकि वो प्रेसिडेंट के अगेंस्ट लिखना था. सो कोर्ट ने उनको पनिशमेंट दी थी 5 आई गेस मिनट्स या सेकंड की, कि वो खड़े रहे कोर्ट में और उसके बाद से वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे प्राइम मिनिस्टरशिप से, क्योंकि सजा याफ्ता शख्स कभी भी पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर की सीट पे नहीं बैठ सकता. फिर आ गया जुडिशियल रिव्यू. जुडिशियल रिव्यू उसको इस चीज़ को कहते हैं कि जब लेजिस्लेचर कोई लॉ बनाती है या कोई अमेंडमेंट करती है तो जो कोर्ट है, अब यहाँ पे थोड़ी सी 2 बातें हैं. कोर्ट इंडिपेंडेंटली उसको रिव्यू कर सकती है. कुछ स्टेट्स में वो कह सकती है इसको नल एंड वाइड करार दे सकती है, अल्ट्रा वायर्स करार दे सकती है. ये सब टर्म्स हैं जिसमें वो ये कहती है कि जो आपने लॉ बनाया है इट्स अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो जो लॉ है वो नल एंड वाइड हो जाता है, उसकी कोई लीगल इम्पोर्टेंस नहीं रहती. कुछ स्टेट्स में ये जो जुडिशियल रिव्यू है ये कोर्ट अपनी मर्जी से खुद से ले सकती हैं, जिसको आप सो मोटो एक्शन भी कहते हैं एक दूसरे सेंस में. जब केस कोर्ट खुद ही किसी केस पे सुनना शुरू कर देती है, बुला लेती है इस तरह कि उसको लगता है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनकी यूसुर्पेशन हो रही है, उनके लोगों के फंडामेंटल राइट्स हर्ट हो रहे हैं. और कुछ स्टेट्स में जैसे यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह में, यूके में और चाइना में जुडिशियल रिव्यू नहीं है, ये बात क्लियर रखिएगा. वहाँ पे चाइना में तो और रीजंस हैं क्योंकि उनकी ऑल इन ऑल जो है वो पोलिट ब्यूरो और वो है, लेकिन यूके में लेजिस्लेचर जो है वो सुप्रीम है. सो इसकी वजह से चाइना में, यूके में जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम नहीं है, बट इंडिया, पाकिस्तान और यूएस में जुडिशियल रिव्यू है. और अपनी मर्जी से भी पाकिस्तान में आई गेस कोर्ट अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकती है, बट यूएस में आपको एक कंप्लेनेंट चाहिए होता है जो कि फाइल कर सके कोर्ट में कि ये जो लॉ है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट आ रहा है, तो उसको प्लीज़ आप रिव्यू करें. फिर वो उसमें अपना डिसीजन दे देते हैं और वो एप्लीकेबल होता है. तो ऐसा नहीं है कि एप्लीकेबल ना हो. ओके. सो फिर एक ऑप्शन है जुडिशरी का एडवाइजरी ओपिनियन. एडवाइजरी ओपिनियन में गवर्नमेंट जो है या कोई इंस्टीट्यूशन जो है, ओके मैं इसको दोबारा पढ़ भी देती हूँ. The judiciary has the power to declare the acts or statutes of the central or provincial legislatures or executive orders ultra vires or unconstitutional. संडे की न्यूज़पेपर डॉन में अगर आपने देखा हो तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि यूएस की कोर्ट ने यूएस के प्रेसिडेंट की जो कोशिश थी $2.5 मिलियन मिलिट्री के फंड से उठा के बॉर्डर वॉल जो है मैक्सिको की उसकी सरहद के ऊपर बनाने की, उस फंड में वो देना चाह रहे थे. बट कोर्ट ने कहा कि ये अल्ट्रा वायर है, आपको अलाउ नहीं है इस तरह की हेरा फेरी करना. तो उनका वो जो विश थी वो ख़त्म हो गई, वो उधर ही अब वो स्टॉप हो गया, वो नहीं कर सकती. इसी तरह जब यूएस के प्रेसिडेंट ने कहा था कि मैं 8 मुसलमान मुल्कों को उन पे ट्रैवल बैन लगा रहा हूँ, ये हमारे मुल्क में इस तरह नहीं आ सकेंगे और ये सब चीज़ें, तो बहुत बार लोगों ने फाइल की कंप्लेन और जुडिशरी ने ये इस डिसीजन को नल एंड वॉइड करार दिया, अल्ट्रा वायर करार दिया. उन्होंने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता कि जो लीगल तरीके से आ रहे हैं आप उसमें किसी किस्म की लॉ के अंदर ऐसी कोई डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं कि आप उनमें से सिर्फ चुन के 8 जो कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं, रिलीजन की बेस पे
आप उन पे डिस्क्रिमिनेशन रखें और उन पे बैन लगा दें। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ, फिर आखिर में उनकी कुछ कहीं ना कहीं पे किसी न किसी तरह थोड़ी सी सेटलमेंट होगी, फिर ट्रैवल प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्रैवल बैन लगा लिया। ओके, इसको कंप्लीट कर लूँ, थोड़ी सी ये जो बुक में लिखा है वो पढ़ दूँ, फिर आई ओपिनियन का। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सच फेडरल स्टेट, अब ये यहाँ पे बड़ी काम की उन्होंने बात की है, फेडरल स्टेट। चाइना और यूके फेडरल स्टेट्स नहीं है, ये यूनिटरी स्टेट्स। फिर आगे हम जब नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा तो इसमें हमने ये सारी डिफरेंसेस कर रहे हैं, तो उसमें आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि इनमें डिफरेंस क्या है। इंडिया, पाकिस्तान, यूएस, हम लोग फेडरल स्टेट्स। सो फेडरल स्टेट्स के अंदर have constitutions of such federal states as that USA, India and Pakistan have conferred the power of judicial review on their high and supreme courts. सुप्रीम कोर्ट्स जो है वो ओवरऑल किसी भी लेजिस्लेचर का ले सकती है, और जो हाई कोर्ट्स हैं वो सिर्फ अपने प्रोविंसेस के उसका ले सकती है। एडवाइजरी ओपिनियन, एडवाइजरी ओपिनियन में गवर्नमेंट पूछ लेती है या कोई इंस्टीट्यूशन पूछ लेता है कि ये जो लॉ है ये कहाँ तक इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, या कोई इस तरह का अगर कहीं पे कोई क्लैश आ रहा है तो वो कंफर्मेशन के लिए, क्लैरिटी के लिए कोर्ट से रुजू कर सकती है। जुडिशरी परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ गिविंग एडवाइजरी ओपिनियन ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ, जैसे कि यूएन ने, इंटरनेशनली हम उसकी बात करते हैं, यूएन ने बहुत बार आईसीजे को, अगर आपने उनकी वेबसाइट पे देखा हो तो, एडवाइजरी ओपिनियंस के लिए रुजू किया है और कोर्ट से पूछा है कि लीगली इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जो ट्रीटाइजेस, कस्टम्स और ये जो प्रेसिडेंट्स हैं इनके मुताबिक बहुत से लॉज जो हैं वो कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे थे, कुछ में एम्बेगुडी थी, तो वो ओपिनियन के लिए यूएन से यूएन लिखता है आईसीजे को, और आईसीजे उसको रिप्लाई करती है वापस कि ये ऐसे 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 है और ये ऐसे है। वो लीगली बाइंडिंग नहीं है बट वो मॉरली बाइंडिंग है, और अगर वो एडवाइजरी है तो फिर उस तरह नहीं, लेकिन अगर वो डिसीजन है किसी केस में तो फिर वो मॉरली बाइंडिंग होते हैं। और एडवाइजरी ओपिनियन तो सिर्फ वो अपनी यूएन अपनी सेक के लिए करता है, क्लैरिटी के लिए, उसकी कोई बाइंडिंगनेस का वो सवाल ही नहीं। ओके, किधर थी? ठीक है। Judiciary performs the function of giving advisory opinions on the question of law when requested by the executive or the legislature. Period. This function is usually performed by High Court or Supreme Court. ये भी हो गया। ओके, फिर आ जाते हैं हमारा जो लास्ट है नॉन जुडिशियल फंक्शन। नॉन जुडिशियल फंक्शन में वो ये कहते हैं कि जो कंट्रीज होते हैं, जुडिशरी इज कॉल्ड अपॉन टू परफॉर्म सर्टेन miscellaneous functions. For example, judges may be empowered to grant licenses or act as receivers in bankruptcy cases, or guardians of minors and administrators of estate, or to naturalize the aliens. ये तो कुछ स्टेट्स के डिफरेंट उन्होंने फंक्शंस बता दिए। हमारे यहाँ पे आपको ये भी देखने को मिलता होगा कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है तो सुप्रीम कोर्ट जो के जो आगे चीफ जस्टिस होते हैं वो वहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर ये ड्यूटी दे रहे होते हैं, और वहाँ पे वो अपनी ज़ेरे निगरानी ये सारे वोटों की जो जितनी भी रिजल्ट की कंपाइलमेंट है, वोट्स की वो सारी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो ये सब अपनी निगरानी में करवाते हैं कि कोई इसकी रिगिंग की या इस तरह की करप्शन की जो क्या होती है इलेक्शन में, इसकी कोई गुंजाइश ना रहे। और दूसरी बात ये कि मोस्टली यहाँ पे जो इलेक्शन ट्रिब्यून्स भी होते हैं, ट्रिब्यूनल्स जिसको कहते हैं, जो इलेक्शन के दौरान लगते हैं, वहाँ पे भी जो पेपर सबमिशन होती है ये लोग इलेक्शन कमीशन के थ्रू वो करवाते हैं। ये सब काम भी नॉन जुडिशियल फंक्शन में आते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये क्यों ज़रूरी है और ये किस तरह हम हासिल कर सकते हैं? इंडिपेंडेंस इसलिए वो कहते हैं कि ज़रूरी है कि जो हमारी ये जुडिशरी है ये रिस्पॉन्सिबल है इम्पार्शियल ट्रायल के लिए। अब वो ट्रायल किसी आम सिविलियन का भी हो सकता है और किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल, किसी पब्लिक सर्वेंट का भी हो सकता है। जब तक कि वो फुली इंडिपेंडेंट नहीं होगी वो अनबायस्ड इम्पार्शियल ट्रायल कर ही नहीं सकती। दूसरा ये कि जो इंडिविजुअल नहीं, जब भी पॉलिटिकल साइंस में आप यूज़ करेंगे तो आप प्लीज़ प्रेफर करें यूज़ करना टर्म सिटीजन्स, क्योंकि जो इंडिविजुअल टर्म है
ये सोशियोलॉजिकल टर्म है, इसकी लीगली बेसिस नहीं है, इसकी मीनिंग्स नहीं है। जब आप सिटीजन कहते हैं तो वो ग्राउंड रखता है, क्योंकि वो सिटीजन हर बंदा नहीं होता। सिटीजन वही है जिसको वो स्टेट है, अगर वो नेचुरली है, बाय बर्थ है, और वो नेचुरल वहाँ पे नेचुरलाइज करके उसका पार्ट है, और उसके लीगल, पॉलिटिकल और सोशल इस तरह राइट्स हैं उस स्टेट के अंदर, ठीक है। सो जुडिशरी जो है वो सिटीजन्स के राइट्स एंड लिबर्टीज की प्रोटेक्टर है, वो प्रोटेक्ट करती है उसको। इसलिए भी जुडिशरी की इंडिपेंडेंस जो है वो बहुत जरूरी है। इंडिपेंडेंस किससे हो? इंडिपेंडेंस एग्जीक्यूटिव से भी हो और लेजिस्लेचर से भी हो। जो यूके के अंदर जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट नहीं है ऐसे, क्योंकि जो केसेस हैं वो उनके हाउस ऑफ लॉर्ड्स भी सुनते हैं और वो भी उनको जस्टिस देते हैं। सो इस तरह उनकी वहाँ पे लेजिस्लेचर सुप्रीम है। बट यूएस में किसी हद तक जो है ना, आप कह सकते हैं कि वो सुप्रीम है उनकी जुडिशरी। बट यहाँ पे ये भी याद रखना चाहिए कि उनकी ऐसे सुप्रीम नहीं है, जितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और सुप्रीम और सेपरेट सेपरेट बेसिकली वर्ड था वो हमारी है। क्योंकि यूएस के अंदर जो जजेस हैं, वो मैं आगे चल के भी डिस्कस करती हूँ हर स्टेट के, वो जो जजेस हैं उनकी नॉमिनेशन जो है वो एग्जीक्यूटिव करता है। और हमारे यहाँ 2009 से पहले यही सिस्टम था। बट 2009 में अमेंडमेंट पास हुई, आई गेस कौन सी अमेंडमेंट थी, 19th अमेंडमेंट थी अगर मैं गलत नहीं, तो हाँ 19th थी, जिसमें ये डिक्लेयर कर दिया गया कि अब जो जजेस होंगे, उसकी जो चीफ सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे, चीफ जस्टिस होंगे, उनकी जो नॉमिनेशन होगी वो प्रेसिडेंट नहीं करेगा, वो सीनियरिटी की बुनियाद पे होगी। जो भी सीट होगा वो बनता जाएगा। और जुडिशियल कमेटी जो होती है, सुप्रीम जुडिशियल कमेटी, वो डिसाइड करती है कि मैटर्स उसकी सारी जो उनका बैकग्राउंड है और उससे रिलेटेड। और अगर कुछ भी इस तरह का इशू हो तो वो प्रेसिडेंट वगैरह से, हाँ हर प्रेसिडेंट ही लेते हैं, लेकिन अब प्रेसिडेंट पहले नॉमिनेट करते थे, अब वो जो लिस्ट है वो भेजती है सुप्रीम जो वो है काउंसिल है, कमेटी जो है, और वो नॉर्मली अनाउंसमेंट जो होती है वो गवर्नमेंट करती है, एग्जीक्यूटिव करता है, लेकिन वो फाइनल जो है ना वो वही होता है जो सीनियरिटी की बुनियाद पे होता है। पहले ऐसे होता था कि प्रेसिडेंट खुद नॉमिनेट करते थे, चाहे वो किसी जूनियर को भी चीफ जस्टिस के तौर पर कर सकते थे। अब ऐसा नहीं है। अब जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, वो खुद ही अनाउंसमेंट करती है, मतलब खुद ही वो चूज करती है कि सीनियरिटी की बुनियाद पे जो 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 ऊपर आता जाएगा वो बनता जाएगा। अब ऐसे नहीं है कि जूनियर पीछे से उठ के वो बन जाए, जैसे कि इफ्तिखार चौधरी साहब है। और जो जुडिशरी है वो दे से दैट इट्स बुलवॉक ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। बुलवॉक ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी के वो उसकी सुप्रीम प्रोटेक्टर है। बुलवॉक की मैं एग्जैक्ट मीनिंग भी आपको बता देती हूँ। हाँ, चार दीवारी उसको प्रोवाइड करती है, खतरे से उसको बचाती है, इंडिविजुअल लिबर्टी को। इंडिविजुअल लिबर्टी को उसी से खतरा है जब कंसंट्रेशन ऑफ पावर होती है। ओके, सो दे से दैट इट हैज टू ट्राई स्टेट ऑफिशियल्स फॉर ऑफेंसेस। अब यहाँ पे वही बात है नवाज शरीफ वाली, कि अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट ना हो और फिर अगर वो लैटिन अमेरिकन वाली स्टेट्स हों, तो वहाँ पे आपको पता चल जाए कि जो जुडिशरी है वो ऐसे ही फैसले देगी जो कि कंप्रोमाइज होंगे, जो जस्टिस और लॉ एंड ऑर्डर के मेरिट पे पूरा नहीं उतर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जुडिशरी जो है वो मोर और लेस अपनी पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए और इन सब चीज़ों के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए वो डिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव के ऊपर। सो अगर आप जैसे अभी हमारे जजेस ने 62-63 के ऊपर नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया कि वो सादिक और उम्मीद नहीं रहे, इसलिए वो ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते। सो इस काम के लिए जुडिशरी को इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। लास्टली दे से दैट प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ अगेंस्ट इंक्रोचमेंट। इंक्रोचमेंट इन द सेंस कि जहाँ पे पावर जो है, कोई एक इंस्टीट्यूशन या हेड जो है वो इलीगली उसने बहुत सी पावर जो है वो उसने जमा कर ली है अपने सीट के अंदर, कैसे थ्रू प्रेशर्स और थ्रू इलीगली जाके उसने वो लॉ ब्रेक करके। और जैसे कि मैंने लास्ट में भी उसमें भी एग्जांपल दी थी कि कोर्ट ने जो सीडीए के चेयरमैन थे उनको वही हमारे मेयर भी थे इस्लामाबाद के, तो कोर्ट ने कहा कि ये तो इंक्रोचमेंट है सीधी सीधी पावर की। एक ही आदमी जो कि पब्लिक सर्वेंट के ओहदे पे भी बैठा हुआ है और पब्लिक ऑफिस के ओहदे पे भी बैठा हुआ है, सो ये नहीं हो सकता। तो इसलिए जुडिशरी जो है वो हमारी
प्रोवाइड करती है, कॉन्स्टिट्यूशन का भी प्रोटेक्ट करती है और लॉ को भी देखती है कि वो कोई वायलेट तो नहीं कर रहा थ्रू इंक्रोच। हाउ टू सिक्योर जुडिशियल इंडिपेंडेंस, हाउ टू सिक्योर जुडिशियल इंडिपेंडेंस, 3 इनके वो कहते हैं कि आप जो अपॉइंटमेंट है ना जजेस की, सबसे पहले वो टॉप पे आएगी। वो कहते हैं कि दुनिया में 3 प्रोसीजर्स हैं जिसके थ्रू, फर्स्ट जो प्रोसीजर है इलेक्शन बाय लेजिस्लेचर, ये सिर्फ स्विट्जरलैंड में परफॉर्म होता है। वहाँ पे इस तरह परफॉर्म होता है कि जो जजेस हैं, जो जजेस हैं वो उनकी वो इलेक्शन के थ्रू सिलेक्ट होते हैं। इलेक्शन के थ्रू किस तरह के, पहले गवर्नमेंट जो है वो उनके नाम अनाउंस करती है, उसके बाद जो है वो इलेक्शन होते हैं और फिर इलेक्टेड बाय पार्लियामेंट, और कुछ कंटोन्स में पार्लियामेंट उनको इलेक्ट करती है और कुछ में लोग जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, ठीक है। और कुछ यूएस की स्टेट्स में भी, ये जो स्टेट्स हैं यानी कि जो प्रोविंसेस हैं उनके, वहाँ पे भी जजेस जो है वो इलेक्शन के थ्रू अपॉइंट होते हैं। फिर दूसरा मेथड जो मैंने अभी आपको बताया, इलेक्शन बाय एग्जीक्यूटिव। इलेक्शन बाय एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान में पहले होता रहा, यूएस में आज भी होता है कि वहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है, चाहे वो प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है, वो अपॉइंट करता है। यूएस के अंदर प्रेसिडेंट पहले नॉमिनेट करता है, सेनेट उसके इंटरव्यूज लेती है और वो अपना 2-2 3-3 घंटे की सेटिंग्स में वो बताता है कि वो उसने कितनी कंट्रीब्यूशंस की और वो क्यों ज़रूरी है। और फिर वो यूएस वोटिंग, सेनेट जो है वो वोटिंग के थ्रू बताती है कि वो अप्रूव है या नहीं। इसमें एक फेमस कोट जो वो है, जज हैं उनकी आप कर दें, जो जिनको मैं पर्सनली लाइक करती हूँ, वो है रूथ बेडर गिन्सबर्ग। रूथ बेडर गिन्सबर्ग ये सेकंड फीमेल जज थी यूएस सुप्रीम कोर्ट में, और अभी भी हैं लेकिन अभी रिटायर हो गई हैं। और इन्होंने ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं लिबर्टी को लेके, विमेन्स राइट्स को लेके, इन्होंने बहुत पॉपुलर केसेस लिखे हैं। इन्होंने औरतों को यूएस में राइट ऑफ अबॉर्शन दिया है, इक्वालिटी और भी इस तरह के केसेस में। इनके डिसेंट के ऊपर ये, क्योंकि ये डेमोक्रेट्स की उससे थी, थॉट से जो है वो उससे मिलती थी, तो रिपब्लिकन्स की जो यानी कि कंजर्वेटिव जो थे जजेस, उनकी तादाद ज़्यादा होने की वजह से इनकी जो डिसीजन होता था वो अप्रूव नहीं होता था, वो ज़्यादा रिपब्लिकन थे, तो फिर ये डिसेंड करती थी, यानी कि judicial process could not save it from political attacks। अच्छा, यहाँ पे 2 चीज़ें मेंशन है। म्यूजरी कंप्रोमाइज़ ये ऐसा था कि अगर आपने यूएस हिस्ट्री रखा हुआ है तो ये एक कंप्रोमाइज़ था कि अमेरिका के अंदर जो न्यू स्टेट आती थी, जब न्यू स्टेट अमेरिका बना था, जो न्यू स्टेट आती थी वो या तो फ्री स्टेट कहलाती थी या स्लेव स्टेट कहलाती थी। स्लेव स्टेट वो थी जहाँ पे स्लेव ओनर्स और स्लेव की डील, मतलब वो आप उनको ब्लैक्स को आराम से इजीली से खरीद सकते थे, उनको आप स्लेव्स के तौर पे यूज करते थे। सो म्यूजरी कंप्रोमाइज ऐसा था कि 5 और 11 स्टेट्स थी उस टाइम, तो वो बिल्कुल टाई हो गया। अब जो न्यू स्टेट आई वो अब ना तो इधर जा सकती थी ना उधर जा सकती थी। अगर वो फ्री स्टेट में जाती तो स्लेव वाली की जो कांग्रेस की उसके अंदर उसकी वैल्यू कम हो जाती, उसका वोट कम हो जाता। सो एक कह लें आप ब्लॉकेड हो गया था। तो फिर उसके बाद एक और स्टेट आई और मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। सो उसकी वजह से वो फ्री स्टेट हो गई और एक स्लेव स्टेट हो गई, तो ये बैलेंस क्रिएट हुआ, तो म्यूजरी कंप्रोमाइज हुआ और फिर अमेरिकन जो है वो इनका नो हिस्ट्री के अंदर वो काम मतलब आगे चला। सो इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस म्यूजरी कंप्रोमाइज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल सिर्फ इसलिए करार दे दिया कि वहां पे इनकम टैक्स का एक वॉर्ड था, वो केसेस सुन रहे थे और वहां पे उन्होंने, अब यहाँ पे वही है कि कैसे उसने ऑथर ने इसको एक्सप्लेन किया कि इनकम टैक्स वर्ड जो है वो एक लिबर्टी और प्रॉपर्टी का राइट है, उसके उस सेंस में आता है, कमर्शियल और इकोनॉमिकल चीज है, उसमें इसको ज्यादा प्रेफरेंस दी गई। और म्यूजिक कंप्रोमाइज जो कि ह्यूमन राइट्स के उस पर था कि एक स्टेट जो है उसको फ्री रखेंगे हम, यानी कि वो वहां पर स्लेव इस तरह नहीं उनकी डील होगी, उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। फिर वो कहते हैं कि न्यू डील थी, ये प्रेसिडेंट रोजवेल्ट ने लाई थी आई गेस, तो उसको भी कोर्ट ने नल एंड वाइड करार दे दिया। तो जब ये सब होते रहे तो ये फिर कोर्ट जो थी वो उसने आपको पोलिटिसाइज कर लिया बहुत ज्यादा। सो क्या हुआ कि फिर आम लोगों ने भी और लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स थे, रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने भी इसको, इवन दो कि ये सेंसिटिव इतनी ज्यादा होती है कि आप इसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते इनके फैसलों को। आपको पता है ना कि हमारे यहाँ भी बहुत नाजुक हालात हो, जरा सा भी कुछ बोले मीडिया पे तो फिर
आपके ऊपर तौहीन अदालत लगा दी जाती है। तो पॉलिटिकल जब ओवरस्टेपिंग हुई तो फिर पॉलिटिकल अटैक्स भी हुए। फाइनली द जजेस बोथ finally the judges both because of their legal training and independent status are not sufficiently aware of the public opinion। वही मैंने बात की कि वो पब्लिक परसेप्शन से ओपिनियन से उनकी डिमांड से वाकिफ नहीं होती। दे इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन विद द आउट ऑफ डेट आइडियाज एंड लैग बिहाइंड द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। ये जो लॉज होते हैं, ये जो प्रेसिडेंट होते हैं, ये सेंचुरीज ओल्ड सारी चीजें होती हैं, काम हुए भी होते हैं। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम जो जजेस होते हैं वो मॉडर्न टाइम के साथ, कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड के साथ नहीं चल रहे होते। वो रिटर्न जो लॉज होते हैं 50-60 साल पहले लिखे हुए होते हैं, बुक्स सारी वो उसी को ही कैरी करते हैं। ठीक है, सो इसकी वजह से लैग बिहाइंड द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव, वो उनकी जो डिमांड और जो लॉज पास हो रहे होते हैं वो उनके साथ कंप्रीहेंड ही नहीं कर पा रहे होते। They are not influenced by new social standards and therefore fail to modify the constitution accordingly। अभी पाकिस्तान में इस टाइम ये बहुत हमारा ये निज़ाम नहीं है, इसके रिवर्स हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है कि मॉडर्न कोर्ट्स भी बन रही हैं। ये जो सिस्टम है ऑनलाइन कोर्ट्स का, जो आप यहाँ पे बैठ के सुप्रीम कोर्ट के इस्लामाबाद में बैठ के कोर्ट के कराची रजिस्ट्री के केसेस भी सुने जा रहे हैं, मॉडर्न कोर्ट्स बन रही हैं और ख्वातीन के लिए काफी अच्छा निजाम हो रहा है। सो हम लोग यहाँ पे भी ये अप्लाई नहीं करेंगे, हमारे यहाँ ये भी नहीं है, इसके एग्जैक्ट अपोजिट हो रहा है, बहुत अप टू डेट और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के साथ लिया जा रहा है। और वो जो पूरा लॉ का डेटाबेस बनाया जा रहा है ताकि लॉ स्टूडेंट्स जो है वो इजीली एक्सेस कर सकें। However, they say that in 1960s, the 1960s वो है जो मार्टिन लूथर किंग का era था। The judges of the US Supreme Courts have greatly changed their attitudes। वो क्यों? क्योंकि वो जो डिमांड्स थी और जो प्रोटेस्ट थे और वो जो सारी मुहिम थी जिसमें उन्होंने केसेस किए कि हमें मोंटेगमरी बस जो वो था कि हमें कोर्ट, उसका ये था कि अमेरिका में बसेस के अंदर भी पोर्शन बने होते थे, ब्लैक जो है वो उस एरिया में व्हाइट नहीं जा सकते थे और जो व्हाइट के आगे वाला पोर्शन होता था वहां पे ब्लैक जाके नहीं बैठ सकते थे। सो स्कूलों में भी सेपरेशन थी। सो बारी बारी वन बाय वन ये लोग ब्लैक से थे वो केसेस कोर्ट में लेके जाते रहे और वो थ्रू उनकी मेहनत और सबके थ्रू वो नल एंड वाइड होते रहे कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है वन बाय वन। फिर इसी तरह स्कूलों के अंदर सेग्रीगेशन की उसको खत्म किया गया, ब्लैक्स जो थे वो अब व्हाइट्स के स्कूल में भी एडमिशन ले सकते थे। सो फिर इसी तरह एक लॉ था कि रेजिडेंस ग्रुप जो है ब्लैक्स का सेपरेट एरियाज होते थे, फिर उसको खत्म किया गया कि वो व्हाइट के एरियाज में नेबरहुड में भी जाके घर ले सकते हैं। सो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप 1960s में बहुत चेंज आया और ये सारे जो रूल्स जो थे इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल अल्ट्रा वायर करके ब्लैक्स को फ्रीडम दी गई। They have upheld civil liberties and the policy of Negro integration in the cases brought before them। ओके, ये मैंने आपको सारा बता दिया है। दैट्स इट।